तो आज का हमारा टॉपिक है हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन अ स्मॉल स्केल। ठीक, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इससे पहले एनवायरमेंट एंड हेल्थ के वाटर वाले पार्ट में बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि सेफ वाटर हो गया, प्रॉब्लम हैबिटेशन हो गया, सोर्सेज ऑफ वाटर, डीप वेल और शैलो वेल के बीच में डिफरेंस, सैनिटरी वेल क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है, डिजीजेस ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, वाटर वॉश डिजीज। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था लार्ज स्केल का क्लासिफिकेशन, स्मॉल स्केल का। फिर लार्ज स्केल के अंदर हमने पढ़ा था स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, दोनों के बीच के डिफरेंस। उसके बाद हमने डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के तहत हमने क्लोरिनेशन पढ़ा था, ओजोनेशन पढ़ा था और मेम्ब्रेन प्रोसेस पढ़ी थी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लार्ज स्केल में। अब आते हैं हम स्मॉल स्केल में। स्मॉल स्केल में जो सबसे पहले होती है ना, वो होती है हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये सारे टॉपिक्स जो हो चुके हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे तो ये सारे टॉपिक के वीडियोस आपको नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या वाटर प्यूरिफिकेशन ऑन अ स्मॉल स्केल। तो भाई, हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या स्मॉल स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? घर के लेवल पे कैसे पानी का शुद्धिकरण आप कर सकते हो जिससे कि वो पीने योग्य या इस्तेमाल करने योग्य बन जाए। ठीक, दैट इज हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो एक घर के लेवल पे आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हो जिससे पानी का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन हो जाए? पहला तो सबसे बेसिक सालों से जो होता आ रहा है, दैट इज पानी को उबाल लो, बॉइलिंग। सेकंड इज केमिकल्स आप यूज कर सकते हो, उसमें क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट ये सब यूज करते हैं। फिर तीसरा होता है फिल्टर्स, फिल्ट्रेशन, तो अलग अलग तरह के फिल्टर्स यूज करते हैं। उसके बाद आरओ और यूवी। तो ये पांच तो पहले याद रखनी है आपको कि भैया हाउस होल्ड लेवल पे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आपको 5 पॉइंट, बॉइलिंग, केमिकल्स, फिल्ट्रेशन, आरओ और यूवी, ये पांच याद रखने हैं। अब केमिकल्स के तहत आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो। तो केमिकल्स के अंदर भी आपको एटलीस्ट 6 याद रखने हैं। पहला तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर, फिर उससे रिलेटेड क्लोरीन सॉल्यूशन, एचटीएच या हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड या परक्लोरॉन, और क्लोरीन टैबलेट्स। ठीक, उसके अलावा आयोडीन और पोटेशियम पर मैग्नेट। ये तो हो गए कि जो आप केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा फिल्टर्स आते हैं अलग अलग। तो आपको ये तीन के नाम जरूर याद होने चाहिए, चेम्बरलैंड फिल्टर, बर्गफील्ड फिल्टर और कैटाडाइन फिल्टर। ये सब क्या होते हैं हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, पर अभी क्लासिफिकेशन के नाम पे ये नाम। उसके बाद ज्यादातर घरों में यूज होते हैं आरओ और यूवी, तो मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन। ठीक, तो ये तो हो गया आपका हाउस होल्ड लेवल पे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की बेसिक क्लासिफिकेशन की, ये पांच और उनके तहत अलग अलग चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहली चीज आपसे कोई हाउस होल्ड लेवल पे पूछे ना, तो आपको ये क्लासिफिकेशन बोलना है। ऐसा नहीं बोलना सर पानी को उबाल देंगे, आरओ यूवी यूज कर लेंगे, नहीं। एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर के सामने ऐसा क्लासिफिकेशन बोलोगे ना, नंबर ज्यादा मिलेंगे वाइवा में। और इनफैक्ट आंसर्स भी अगर आप लिखते हो तो ऐसा क्लासिफिकेशन लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। एक एक पॉइंट को थोड़ा समझते हैं कि भाई पानी को उबालने से, पानी को उबालना मतलब कि जब बॉइलिंग करते हैं तो कितनी देर, तो करीब देखो भाई, कम से कम आपको 10 से 20 मिनट तो बॉईल करना है। पानी को उबालने से बैक्टीरिया, स्पोर, सिस्ट, ओवा सब निपट जाते हैं। ठीक है, मगर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि पानी को उबालने से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करता है। हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। ये आगे आने वाले वीडियोस में हम अलग से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पर अभी याद रखना कि टेम्परेरी और परमानेंट में से जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ना, उसको बॉइलिंग से हटाया जा सकता है। ठीक, वो होता है ना हार्ड वाटर रहता है जो स्केलिंग कर देता है आपके बॉयलर्स में, पाइप्स में। तो वो हार्ड वाटर जो होता है उसकी हार्डनेस दो तरह से होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए बॉइलिंग का इस्तेमाल होता है। परमानेंट के लिए अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में।
उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो आप करते हो और जो आपको नहीं करनी है वो ये कि जिस भी बर्तन में पानी को उबालो उसी सेम बर्तन में उसको स्टोर करके रखो। अब होता क्या है ना, आपने बढ़िया पानी को उबाल दिया, पानी एकदम अच्छे से साफ हो गया, शुद्ध हो गया। अब आपने उठाया और उसको किसी दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब भैया ये वाला जो बर्तन था ये अगर कंटेमिनेटेड होता था पहले से कंटेमिनेटेड था, तो आपके उबले हुए पानी का हुआ क्या, वो तो फिर से खराब हो गया ना। इसीलिए, और देखो, अगर आपने किसी बर्तन में पानी को उबाला है तो याद रखना पानी के साथ साथ ये जो बर्तन है ये भी तो स्टेरलाइज हो गया है। ये भी तो पूरी तरह से जो जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको हटा दिया, क्योंकि वो भी अच्छा खासा हीट हो गया था, है ना। तो जिसमें पानी को उबाला है जिस बर्तन में, उसी सेम बर्तन में उसको आपको स्टोर करके रखना है। ये वाइवा में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो याद रखना। क्यों? क्योंकि पानी कंटेमिनेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे या लगभग खत्म ही हो जाएंगे अगर आप उसी बर्तन में उसको स्टोर करके रखते हो, क्योंकि बर्तन अच्छा खासा गर्म हुआ था तो उसके कीटाणु भी सारे मर गए थे और पानी के तो मर ही गए। ठीक। तो बॉइलिंग में इतनी चीजें पता होनी चाहिए। फिर आता है भाई साहब केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन के अंदर हमने 6 चीजें पढ़ी थी। पहला तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सॉल्यूशन, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइड, फिर क्लोरीन टैबलेट्स, आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट। ये 6 चीजें तो पहले आपको नाम पता होने चाहिए। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या जो क्लोरिनेटेड लाइम होता है, CaCl CaO Cl2 कहते हैं। तो भाई इसका मुख्य जो इस्तेमाल होता है ना, ये जो कुएं होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये डिसइंफेक्शन ऑफ वेल पे अलग से टॉपिक है, अगला वीडियो हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो डिसइंफेक्शन ऑफ वेल के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली चीज होती है ब्लीचिंग पाउडर। अब एक वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ब्लीचिंग पाउडर में कितना प्रतिशत अवेलेबल क्लोरीन होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में करीब 33% अवेलेबल क्लोरीन होता है। याद कैसे करेंगे? ये देखो, ये है ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग को अलग कर दिया तो ये ऐसा टूट गया, तो यहाँ 3 निकल आया, तो दैट इज 3 33%। याद रहेगा? फिर से याद दिला रहा हूं मैं। ये देखो, ब्लीचिंग पाउडर में कितने प्रतिशत अवेलेबल क्लोरीन होता है, तो ये हो गया आपका बी को तोड़ोगे तो एक डंडी आ जाएगी और ये 3 आ जाएगा। डंडी को कर दो परसेंट और 3 का कर दो 33, तो 33% अवेलेबल क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर में। याद रखना, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर आपने देख लिया कि भैया कुएं को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, 33% अवेलेबल क्लोरीन होता है। एक और चीज ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड आपसे वाइवा में पूछी जाती है, दैट इज स्टेबलाइज्ड ब्लीच। क्या होता है? स्टेबलाइज्ड ब्लीच होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को हम लाइम यानी कि चूने के साथ मिक्स करते हैं तो हमको स्टेबलाइज्ड ब्लीच मिलता है। तो ये याद रखना, ये वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर में 3 चीज, डिसइंफेक्शन ऑफ वेल, 33% अवेलेबल क्लोरीन और स्टेबलाइज ब्लीच, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका क्लोरीन सॉल्यूशन। याद रखना, ये सारी चीजें हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्लोरीन सॉल्यूशन आप कैसे बना सकते हो? तो अगर आप 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर को 20 लीटर पानी में मिला लोगे तो आपको करीब 5% क्लोरीन, 5% सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन आपको मिल जाएगा, या क्लोरीन सॉल्यूशन आपको 5% वाला मिल जाएगा। याद कैसे करेंगे? 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर आपने 20 लीटर पानी में अगर मिलाया तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 4 5 20, तो 5% क्लोरीन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। याद रहेगा? ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा कि भैया जो क्लोरीन सॉल्यूशन होता है उसको कैसे बनाएंगे। तो 4 kg ब्लीचिंग पाउडर आप 20 लीटर पानी में मिलाओगे तो 4 5 20, तो 5% आपको क्लोरीन सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये याद करने के लिए है बस, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। उसके अलावा हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट या फिर जिसको पर क्लोरॉन भी कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट होता है इसमें कितने प्रतिशत आपको अवेलेबल क्लोरीन होता है? तो करीब
प्रतिशत अवेलेबल क्लोरीन हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट या पर क्लोरॉन में होता है। कैसे याद करेंगे इसको? तो आपका ये जो पर क्लोरॉन का पी है, इसको जस्ट उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? ये देखो क्या बन गया ये 6। तो 60% अवेलेबल क्लोरीन होता है हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट या पर क्लोरॉन में। याद रहेगा? तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भैया इसमें 60% अवेलेबल क्लोरीन होता है। उसके बाद आती हैं क्लोरीन टैबलेट्स। तो भैया ये होती हैं आपकी क्लोरीन टैबलेट्स जो कि आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके जैसे हैलोजेन टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कितनी? तो करीब 0.5 ग्राम की ये जो टैबलेट्स होती हैं, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 0.5 ग्राम की जो टैबलेट्स होती हैं उनको 20 लीटर पानी में को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्लोरीन टैबलेट्स की बात करें तो ठीक है। तो क्लोरीन टैबलेट्स में आपको याद रखना है कि 0.5 ग्राम की जो टैबलेट्स होती हैं वो करीब 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक सिंगल टैबलेट 0.5 ग्राम की काफी होती है। तो अगर आप इसके इसमें देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो 0.5 ग्राम की टैबलेट होती है ये करीब 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए काफी होती है। ठीक है, मुख्यतः तो आपको क्लोरीन टैबलेट्स में ये याद रखना है। हेलोजेन टैबलेट्स भी आती हैं, तो इन केस अगर आपसे कोई पूछ ले हेलोजेन टैबलेट्स क्या होती हैं, तो हेलोजेन टैबलेट्स को भी आप वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्लोरीन टैबलेट्स। उसके बाद आता है आयोडीन। याद रखना, आयोडीन को हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, करीब 2 ड्रॉप 2% इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं हम 1 लीटर पानी को क्लियर करने के लिए। ठीक, तो आयोडीन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कितना करना है? 2 ड्रॉप करना है आपको 2% इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के लिए। तो कितना पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए? 1 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। इसको भी ऐसे याद कर सकते हो कि आपने 2 ड्रॉप लिए 2% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कितने लीटर पानी को? तो इनको वो किया तो आपको 1 मिल जाएगा, तो 1 लीटर पानी को क्लियर करने के लिए। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। मगर पंगा क्या है? पंगा ये है कि ये जो आयोडीन है ना, इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं हम पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्योंकि पहली चीज तो भाई साहब बहुत महंगा पड़ता है। इतना महंगा थोड़ी हम इस्तेमाल करेंगे, और घर के लेवल पे कर रहे हैं तो काहे को करेंगे इतना इस्तेमाल। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है थायराइड एक्टिविटी, क्योंकि ना जो आयोडीन होता है ना, ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके साथ बहुत पंगे करता है। क्योंकि पानी में आपने आयोडीन से डिसइंफेक्ट किया है, पानी में आयोडीन है, और ये जो आयोडीन है ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं TSH वगैरह, ये सब इनके साथ ना बहुत सारे पंगे करता है। इसीलिए ये एक मेजर डिसएडवांटेज होता है आयोडीन का, इसकी थायराइड एक्टिविटी और हाई कॉस्ट, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर भी पता होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा केमिकल्स के नाम पे आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हो? पोटेशियम परमैंगनेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। भाई ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, अच्छा तो होता है क्योंकि बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल तो इसको नहीं किया जाता है। कर सकते हैं पर ज्यादा करते नहीं है। ठीक, तो पोटेशियम परमैंगनेट हाँ बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर उतने अच्छे से पानी को डिसइंफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसको ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, पर कर सकते हैं। ठीक, तो ये होगी आपकी सारी केमिकल डिसइंफेक्शंस। केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या क्या पढ़ा हमने? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सॉल्यूशन, हाई टेस्ट हाइपोक्लोराइट या पर क्लोरॉन। उसके बाद हमने क्लोरीन टैबलेट्स पढ़ी, उसके अंदर हेलोजन भी पढ़ी थी, फिर आयोडीन पढ़ा, फिर पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा। तो केमिकल्स के अंदर ये 6 आपको याद रखने हैं। ठीक, आगे चले तो केमिकल्स के बाद आते हैं फिल्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई PSM में। तो भाई फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो फिल्टर्स होते हैं, याद रखना इंडिया में ज्यादा सिरेमिक फिल्टर्स यूज नहीं करते, इस पे एक MCQ आया था, इसलिए ये पॉइंट याद रखना। अब फिल्टर्स ना मुख्यतः 3 तरह के हैं: चेम्बरलैंड फिल्टर, बर्गफील्ड फिल्टर और कैटाडाइन फिल्टर। पहले तो ये 3 के नाम, ठीक है। अब
फिल्टर्स, ये सारे फिल्टर्स आपने देखे हुए हैं, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, और कैटाडाइन फिल्टर थोड़ा अलग टाइप का होता है, पर ये सारे फिल्टर्स अपन ने देखे हुए हैं। देखें, ये सबके घरों में इस्तेमाल भी होते हैं। ये फिल्टर्स होते थे, उसके अंदर कैंडल्स लगती थी, है ना? फिर हम कैंडल्स को निकालते थे, पहले यही तो इस्तेमाल होता है, कैंडल्स को निकालते थे, गरम-गरम पानी में उबालते थे, फिर घिसते रहते थे, हर संडे को ये कैंडल्स को घिस-घिस के साफ करते थे, फिर वापस लगाते थे। फिर जब अति हो जाती थी तब जाके कैंडल को बदलते थे। ये पहले सबके घरों में इस्तेमाल होते थे, शायद आज भी इस्तेमाल होते हों। तो ये कुछ हाउस होल्ड लेवल पे जो फिल्टर्स यूज होते हैं, कुछ फर्क होता है इनमें। तो देखो, ये दोनों तो आपने देखे हैं, चेम्बरलैंड और ज्यादातर बर्कफील्ड फिल्टर तो सभी घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये सभी ने देखे हैं। कैटाडाइन फिल्टर कुछ इस तरह से होता है, इसका जो ये एंड होता है, ये पानी के अंदर डाल दो आप, फिर ये पंप होता है, इसको आप ऊपर नीचे करते हो तो यहाँ से पानी को खींचता है, अंदर जाता है, पानी शुद्ध होके यहाँ से बाहर निकलता है। ये 3 तरह के फिल्टर्स तो हमारे पास हैं, है ना? और बर्कफील्ड फिल्टर में क्या है, ये जो कैंडल्स हैं, इनको यहाँ पे आप लगा देते हो, फिर पानी यहाँ भर देते हो, तो फिल्टर होके नीचे जाता है, नल से बाहर निकाल लो। सेम चीज़ यहाँ पे आपको इस तरह की देखने मिलती है। मगर फ़र्क क्या है? देखो, फ़र्क है इनकी जो कैंडल्स होती है, जो चेम्बरलैंड फ़िल्टर होती है, उसकी कैंडल बनी होती है पोर्टलैंड से, जबकि जो बर्कफील्ड फ़िल्टर होता है, उसकी बनी होती है इन्फिसेरियल अर्थ या फिर केसलगर से। ठीक? तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि भाई चेम्बरलैंड और बर्कफील्ड में, और कैटाडाइन जो होती है उसमें तो कैटाडाइन नाम में ही है, कैटलिस्ट यूज करते हैं। कौन सा? सिल्वर कैटलिस्ट यूज करते हैं। सिल्वर कैटलिस्ट का काम क्या होता है? ये बैक्टीरियाज को बहुत आसानी से मार देता है, क्योंकि जो सिल्वर आयन होते हैं ना, उनका ओलिगोडायनेमिक एक्शन होता है, और जो सिल्वर आयन का ओलिगोडायनेमिक एक्शन होता है, उसकी मदद से ये बैक्टीरियाज को पूरी तरह से निपटा सकते हैं। ठीक? तो ये 3 फ़िल्टर्स याद रखना, चेम्बरलैंड फ़िल्टर, बर्कफील्ड फ़िल्टर और कैटाडाइन फ़िल्टर, और उनके अंदर क्या इस्तेमाल होता है। चेम्बरलैंड के अंदर कैंडल पोर्टलैंड से बनी होती है, बर्कफील्ड के अंदर कैंडल इन्फिसेरियल अर्थ से बनी होती है, जबकि कैटाडाइन फ़िल्टर के अंदर अंदर पूरी की पूरी कोटिंग होती है सिल्वर कैटलिस्ट की। ठीक? अब ये याद कैसे करेंगे, क्योंकि ना कन्फ्यूजन क्या होता है, आप बोल देते हो चेम्बरलैंड में इन्फिसेरियल अर्थ है, बर्कफील्ड में पोर्टलैंड है, या बर्कफील्ड में सिल्वर कैटलिस्ट है, ऐसे याद नहीं करना। याद करने का सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक? तो जो आपका चेम्बरलैंड है, ठीक है? आपका ये जो चेम्बरलैंड फिल्टर है, ये किससे, इसकी कैंडल किससे बनी होती है? तो इसकी कैंडल बनी होती है पोर्टलैंड से। याद रहेगा? तो देखो, पोर्टलैंड में ही आपका सी आ गया, तो सी फॉर चेम्बरलैंड। तो चेम्बरलैंड पोर्टलैंड से बनी होती है। चेम्बरलैंड फिल्टर का जो आपका कैंडल होती है, वो पोर्टलैंड से बनी होती है। याद रहेगा? ऐसे आप याद कर सकते हो कि चेम्बरलैंड की जो कैंडल होती है, वो पोर्टलैंड से बनी होती है। सेकेंड थिंग इज बर्कफील्ड फिल्टर। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो ये है आपका बी फॉर बर्कफील्ड फिल्टर। अब ये जो बी है, इसकी आखिरी वाली डंडी आपने हटा दी तो ये अर्थ बन गया, ई बन गया, ई फॉर अर्थ। यहाँ पे आपने डंडी लगा दी तो ये बी हो गया, और अगर डंडी आपने हटा दी तो ई हो गया। तो बर्कफील्ड फिल्टर अर्थ, इन्फ्यूसेरियल अर्थ से बना होता है। एक तो तरीका ये है इसको याद करने का। दूसरा, जो बर्कफील्ड फिल्टर है, जब आप प्रोनाउंस करोगे तो फील्ड आ रहा है इसमें, फील्ड फील्ड फील्ड। तो फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है आपका ग्राउंड, जमीन। तो जमीन मतलब कि अर्थ। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं तो ऐसे याद करता था, फील्ड बोले तो अर्थ, अर्थ बोले तो अर्थ से बनी होती है, तो इन्फ्यूसोरियल अर्थ से बर्कफील्ड फिल्टर की कैंडल बनी होती है। ठीक? तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, आप पे निर्भर करता है कि आपको कैसे याद करना है। तो बर्कफील्ड फिल्टर, इन्फ्यूसेरियल अर्थ, और इसमें देखो, अगर आप तो के भी जो आ रहा है, ये इसमें किसलगर का के बोल सकते हो। ठीक? तो इससे आप याद कर सकते हो कि भैया बर्कफील्ड फिल्टर, तो यहाँ पे बी और के फॉर केसलगर, और ये जो बी है, इसको आप अगर आखिरी डंडी हटा दोगे तो ये ई बन जाएगा, ई इज फॉर अर्थ। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक? उसके बाद आता है कैटाडाइन फिल्टर। तो कैट, 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 कैट आ रहा है, कैट फॉर कैटलिस्ट। ठीक है? इसके तो नाम में ही कैटलिस्ट है। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं हम?
सिल्वर कैटलिस्ट यूज करते हैं कैटाडाइन फिल्टर में। सिंपल। तो ऐसे याद कर सकते हो कि चेम्बरलैंड में पोर्टलैंड, बर्कफील्ड में इंफिसेरियल अर्थ और कैटाडाइन में कैट। ठीक। और इनफैक्ट ये बर्कफील्ड वाली जो आपने कैंडल्स हैं, ये आपने देखी हुई हैं कि भैया ये एकदम वो जो पोर्स पोर्स वाले वो सब्सटेंस होता था ना, कि मिट्टी टाइप की होती थी लेकिन बहुत सारे छेद होते थे उसमें, तो इन्फ्यूसोरियल अर्थ, तो आपने ये देखी भी होंगी। ठीक। तो फिल्टर्स में आपको ये 3 याद रखना है। और याद रखना कि अगर आपके जो म्यूजियम है, म्यूजियम में अगर ये फिल्टर्स रखे हैं तो इनको आपको स्पॉट्स के तौर पे कई बार रख दिया जाता है, तो स्पॉट्स के तौर पे भी इनको याद रखना। खासकर बर्कफील्ड फिल्टर तो कई पीएसएम के म्यूजियम में होता है। ठीक। तो ये भी याद रखना। और इनफैक्ट जो हमने केमिकल्स पढ़े थे ना, केमिकल्स में याद रखना ये ब्लीचिंग पाउडर भी कई बार स्पॉट्स में रख दिया जाता है, क्लोरीन सॉल्यूशन भी स्पॉट्स में रख दिया जाता है, क्योंकि होता है कईयों के पीएसएम में। आयोडीन और पोटेशियम परमैंगनेट भी कई बार स्पॉट्स में आपको रख दिया जाता है, क्लोरीन टैबलेट्स भी, तो इनको भी याद रखना। कई बार आपको सीधा सीधा स्पॉट्स में रख दिया जाता है। उसके बाद आता है यूवी। यूवी दैट इज अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन। इसमें करते क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, जो फिल्म होती है करीब 120 मिलीमीटर थिक फिल्म से हम गुजारते हैं, मर्कुरी वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये होता है एक लैंप जो कि यूवी रेज या यूवी रेडिएशन एमिट करता है। और कितनी वेवलेंथ होती है इसकी, करीब 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, जो कि ये मर्कुरी लैंप निकालता है और जिसकी वजह से ये पानी का शुद्धिकरण करता है। तो अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन में याद रखना कि हमारे पास एक मर्कुरी लैंप होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकालता है 254 नैनोमीटर की। और उसी की बात करें अगर हम, तो फिल्म जो होती है उसकी कितनी थिकनेस होती है, तो करीब 120। लगभग अगर आप देखो तो 254 का लगभग आधा 120 के आसपास ही होता है। एक्चुअली वो 100 जितना मुझे लगता है 127 के आसपास होता है, तो वही 127 120 ऐसे याद कर सकते हो। ठीक। तो देखने में कैसे दिखता है, ऐसा ये आपको दिख रहा है, ये होता है लैंप जो कि आपकी यूवी रेज निकालता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, आजकल आप अपन सबके घर में जो वाटर फिल्टर्स होते हैं वो आरओ प्लस यूवी होते हैं। तो ये देखो, ये है आपका आरओ प्लस यूवी, तो ये पूरा सेटअप है आरओ का, और इसमें ये दिख रहा है आपको, ये है आपका यूवी। दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका यूवी वाला जो मर्क्यूरी वेपर लैंप है वो ये है। तो आरओ प्लस यूवी आजकल सब जगह देखने मिलता है। अगर सिर्फ यूवी की बात की जाए तो सिर्फ अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन वाला जो होता है वो ये है, और आरओ प्लस यूवी का इस्तेमाल आजकल ज्यादातर जगह जो होता है वो ये है, जिसमें यूवी का जो मर्क्यूरी लैंप है वो ये देखने मिल रहा है। ठीक। तो ये हो गया अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन। उसके अलावा आखिरी जो हमने पढ़ा था दैट इज आरओ या मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, मेम्ब्रेन प्रोसेस वाले जो वीडियो था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। वहां जाके आप देख सकते हो, मेम्ब्रेन प्रोसेस वाले वीडियो में हमने अच्छे से रिवर्स ऑस्मोसिस को डिस्कस किया है। ठीक। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में वाले में, मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस में 2 कार्टिलेज होती हैं, एक होती है क्लैरिटी कार्टिलेज और एक होती है आरओ कार्टिलेज। ठीक। तो ये कुछ इस तरह से आपको रिवर्स ऑस्मोसिस वाला या आरओ वाला फिल्टर दिखता है। ठीक। तो इसमें जो क्लैरिटी कार्टिलेज होती है ये तो सबसे पहले जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको हटा देती है। उसके बाद पानी जाता है आरओ कार्टिलेज में, जो कि टीडीएस दैट इज टोटल डिसॉल्व सॉलिड, हार्डनेस, हैवी मेटल्स, इन सबको कम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निपटा देता है। तो ये आरओ कार्ट्रिज का काम होता है। तो 2 तरह की कार्ट्रिज याद रखना मल्टी स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस में, क्लैरिटी कार्टिलेज और आरओ कार्टिलेज। क्लैरिटी कार्टिलेज सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाती है, आरओ कार्टिलेज जो होती है वो टीडीएस दैट इज टोटल डिसॉल्व सॉलिड को कम करती है, हार्डनेस को कम करती है, हैवी मेटल्स को कम करती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निपटा देती है। ठीक। तो कुछ इस तरह का आपको आरओ का फिल्टर देखने मिलता है। फिर वही कि आजकल जो यूज होता है वो आरओ प्लस यूवी होता है, तो वो कुछ इस तरह से होता है। बाकी पूरा सेटअप देखो, ये आपको आरओ वाला दिखेगा, बस इसमें बीच में अगर आप ये यूवी के लिए जो मर्क्यूरी लैंप होता है ये आपको देखने मिल जाएगा। तो आरओ प्लस यूवी।
ठीक। तो इतनी चीजें आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल या हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई थ्योरी एग्जाम में तो पूछा जाने वाला सवाल है कि भैया स्मॉल स्केल पे आपको कौन कौन सा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए मेथड यूज कर सकते हो आप। तो ये आपको अगर वेरी शॉर्ट नोट में आता है तो इन्यूमरेट में आ जाता है, या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो भैया लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सारी चीजों को समझाना है। थ्योरी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है। ठीक। हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो आपसे सीधा वाइवा में पूछ लिया जाता है भैया घर के लेवल पे या घर में आप पानी को किन किन तरह से शुद्धिकरण करोगे, या हाउस होल्ड लेवल पे आप प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए क्या क्या चीज यूज करोगे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर में एक वाइवा का क्वेश्चन ये है कि भैया जिस बर्तन में आप पानी को उबालते हो उसी बर्तन में आपको उसका इस्तेमाल करना है। ब्लीचिंग में आपको ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत अवेलेबल क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर में, और स्टेबलाइज्ड ब्लीच किसको कहते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। क्लोरीन सॉल्यूशन किस कैसे बनाते हैं ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक। उसके अलावा आपसे हेलोजन टैबलेट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या होती हैं, तो ये आपको बताना आना चाहिए कि भैया प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं। ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपके जो म्यूजियम है उसमें अगर ब्लीचिंग पाउडर रखा है तो उसको स्पॉट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्लोरीन सॉल्यूशन को स्पॉट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपको बनना चाहिए। उसके अलावा क्लोरीन टैबलेट ज्यादातर पीएसएम के म्यूजियम में रखी रहती हैं, तो ये भी आपको स्पॉट्स में आ सकता है। आयोडीन सॉल्यूशन और पोटेशियम परमैंगनेट ये भी आपको स्पॉट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक। उसके बाद भैया फिल्ट्रेशन में अगर वाइवा की बात करूं तो वाइवा में सीधा सीधा होता है तीनों फिल्टर्स के नाम बता दो, तो ये तीनों फिल्टर्स के नाम आपको वाइवा के लिए पता होने चाहिए। प्लस किन से बने होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको वाइवा में पता होना चाहिए। प्लस अगर आपके ज्यादातर पीएसएम के म्यूजियम में स्पॉट्स के लिए आपको बर्कफील्ड फिल्टर तो रखा ही रहता है, अगर रखा है तो इसको पढ़ लेना स्पॉट्स के लिए। कुछ जो म्यूजियम्स हैं वहां पे पॉस्टर चेम्बरलैंड फिल्टर्स भी होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो वो भी आपको स्पॉट के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक। उसके बाद आरओ और यूवी, आरओ और यूवी में आपसे बस जो यूवी है उसमें आपसे पूछा जाता है कि भैया इसको जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, तो ये 254 याद रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज यूवी में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भैया इसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। याद है हमने क्लोरिनेशन में पढ़ा था रेसिडुअल इफेक्ट वगैरह, इसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता कि आपने यूवी से ट्रीट कर दिया और उसके बाद सोचा कि बहुत लंबे समय तक हम पानी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शुद्धिकरण हो गया, नहीं, ज्यादा समय तक इसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है, तो इसके में रेसिडुअल इफेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये वाइवा के लिए भी याद रखना और एमसीक्यू के लिए भी। ठीक। तो एमसीक्यू की अगर बात कर रहे हैं तो भैया जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे आपको हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो भाई क्लासिफिकेशन में एक तो एमसीक्यू पूछा जाता है कि भैया केमिकल डिसइंफेक्शन के तौर पे हाउस होल्ड लेवल पे प्योरिफिकेशन के लिए क्या यूज कर सकते हो, तो ब्लीचिंग पाउडर, इस पे आपको एक एमसीक्यू आया हुआ है। फिल्ट्रेशन के लिए एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कौन कौन से यूज करते हैं फिल्टर, तो चेम्बरलैंड फिल्टर, बर्कफील्ड फिल्टर और कैटाडाइन फिल्टर, इनके नाम पे आपको एमसीक्यू आया हुआ है। उसके अलावा डिसइंफेक्शन ऑफ वेल के लिए आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी चीज यूज करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर एमसीक्यू के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा ये तो कईयों बार आया है कि भैया चेम्बरलैंड में कैंडल किससे बनी होती है, तो पोर्टलैंड से बनी होती है, एक एमसीक्यू। बर्कफील्ड फिल्टर में किससे बनी होती है, तो इन्फ्यूसेरियल अर्थ या किसलबर्ग से, तो ये भी एक एमसीक्यू। उसके अलावा कैटाडाइन फिल्टर में कौन सी चीज यूज करते हैं या कोटिंग होती है अंदर से, तो दैट इज सिल्वर कैटलिस्ट, इस पे भी एमसीक्यू आया है। और ये सिल्वर का काम क्या होता है सिल्वर आयन का, तो ये भी क्वेश्चन आया है कि इनका ओलिगोडायनेमिक एक्शन होता है, इस पे भी एमसीक्यू आपको आया हुआ है, तो ये भी आपसे बनना चाहिए। ठीक। तो ये एमसीक्यू आपका हो गया। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आया हुआ है कि अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन का रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है,
ये भी आपको एक एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर या स्मॉल स्केल लेवल पे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में पता होनी चाहिए, थ्योरी के लिए, वाइवा के लिए, एमसीक्यू के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज स्पॉट्स के लिए। इतनी चीजें तो आपको हाउस होल्ड लेवल ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।